कर चुके क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी का मतलब सही बोलते हैं ऐसे भी तो मतलब होती है। अब किसी से नहीं बताया क्या आदि बोल रहे बताया ओवर दिया था ठीक बोली ठीक। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ चुके और इन्फ्लेशन में हम लोगों ने इन्फ्लेशन को देखा उसके कारण को देखा प्रभाव को देखा और हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला क्या क्या प्रभाव है वो हम लोगों ने देखे है। इन्फ्लेशन कैसे रेगुलेट हो रहा है कैसे कंट्रोल हो रहा है इन सारी चीजों में हम लोगों ने एक बार ओवरऑल देखा था और वो कौन सी एक मैकेनिज्म है जो हमारे यहाँ के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके लिए हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखी गया था। नियंत्रण करने के टूल्स कौन कौन से हैं तो हम लोगों ने रेपो रेट देखा था रिवर्स रेपो रेट देख लिया था टीआरआर एसएलआर देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोगों ने देख लिया था। इतने टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे। इन सारे टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक ये कि इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या पड़ता है किसको बढ़ाने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या किसको घटाने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक टर्म हम लोगों ने यूज किया था बेसिस पॉइंट बीपीएस ये हम लोगों ने यूज किया है ना। जब भी आप न्यूज पेपर देखते हैं तो न्यूज पेपर में एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा कि इस बार आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में इतने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है या इतने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की मतलब या तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। अब एक सिंपल सा है कि अगर हमारा रेपो रेट को कम कर लिया जाए या हमारे रिवर्स रेपो रेट को कम कर लिया जाए तो हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको पहले से पता है। क्लियर। यही के जस्ट बाद हम लोगों ने स्विच किया था आरबीआई और आरबीआई में हम लोगों ने अभी तक इतना देखा था इवन हम लोगों ने क्या मतलब है कि डायलॉग के थ्रू ही देखा कि आरबीआई बेसिकली वो क्या है और उसके साथ में आरबीआई के फंक्शंस क्या उनके कार्य क्या है हम लोगों ने समझ लिया था लिखा तो हम लोगों ने था। मैं बस आप ही लोगों से पूछ रहा था कि आरबीआई के क्या कार्य हैं और जितने सही मायने में आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य वो सब आप लोगों ने एक एक करके गिनाया। तो इतनी चीजें थी कि हाँ उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमें प्रॉपर है। अब उसको हमें अपने शब्दों में नोट डाउन कर लेना है कि अच्छा ये है ये है ये है और सीक्वेंस वाइज में हमें लिखना है। ऐसा ना हो कि पहले कुछ लिखे बाद में कुछ लिखना है ठीक। जब सीक्वेंस वाइज में आप लिखते चलेंगे तो चीजें आपको एग्जाम के टाइम भी याद रहेगा। लेकिन मानिए कि यूपीएससी को आरबीआई के कार्य से कोई लेना देना नहीं है बट हो सकता है कि स्टेट टीचर्स पता नहीं पूरा आए या ना आए वो पूछ सकते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिविल में यूपीएससी में इकोनॉमी के मेंस के सिलेबस में अगर देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत अगर पूछा भी जाता है तो सामान्यतः वो वित्तीय समावेशन को लेकर के पूछा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि वित्तीय समावेशन के लिए क्या क्या पूछते। इसके बाद में जो हमारा आर्थिक सुधार है उसको लेके क्या क्या कदम हम लोगों ने उठाए लिखा कुछ नहीं था ओवरऑल हम लोगों ने समझा। मैं क्वेश्चन आपको देने वाला था बैंकिंग में कि आर्थिक सुधार लेकिन आपको भी आपने पढ़ाया नहीं बट हाँ ये था कि अगर फाइनल में देखा तो आप लोग लिखने में सक्षम होते कि आरबीआई ने आर्थिक सुधार के लिए कौन कौन से कदम अभी तक उठाए हैं वो बार और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या किया है। इवन भारत सरकार ने भी और आरबीआई ने मिलकर जो काम किए हैं वो आप लोग लिखने में सक्षम होंगे ठीक। अब हम लोग अगर बात करें आरबीआई की यहाँ से हम लोग फंक्शंस के बारे में पहली बार हम लोगों ने देख लिया था कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी आरबीआई का गठन कैसे हुआ आरबीआई एक्ट कब आया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे उसके बाद में कौन है स्वतंत्रता के बाद में कौन है और अभी कौन है। ये जो फैक्ट वाला डेटा था आंकड़ा था वो हम लोग अपने लास्ट लेक्चर तक देख चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि आरबीआई के विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा। अरे सिंपल सा था शायद किसने बोला मुझे नहीं पता बट आप लोगों में किसी ने बोला था कि ये आउट ऑफ सिलेबस में डिस्कशन नहीं किया गया ठीक। क्या इतने सारे कार्यों में आप विकासात्मक कार्य को पॉइंट नहीं कर सकते हैं। दो चीजें हैं पहला मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया ठीक। हमने कहा था विकासात्मक पहले तो मैं आपसे कार्य पूछने वाला था लेकिन आप सबको पता है कि कार्य कुछ भी लिखोगे तो आरबीआई का कार्य होगा
ये तो क्लियर। बट हमने कहा था इसकी जगह पे विकासात्मक, एक तो था, इसमें करना आपको कुछ नहीं था, बस जो आपको 7 से 8 या मैक्सिमम 10 कार्य पता है, इनकी में से थोड़ा सा फिल्टर लगाना था कि आरबीआई का विकासात्मक कार्य कौन है, मतलब डेवलपमेंट को लेकर के आरबीआई की कौन कौन से कार्य किए। या तो हो सकता है कि आप इसको फिल्टर कर लो, क्या हो सकता है कि आप आरबीआई के सारे कार्य लिखो और नीचे स्वर्णिम अक्षरों में एक नोट लगाओ, अपना उत्तर ढूंढ लें। या तो आप ये कर दो, फिर हम उत्तर को कैसे ढूंढे, अच्छा ये सारे कार्य थे आपने हमको बताया है, क्या सबका कार्य कैसे ढूंढे। ठीक, तो कोशिश आप करो। अच्छा मेरे पास नहीं, तभी है आप इसमें तो नहीं है, आप इसमें देखो, आप इसमें देखो। तो अब हम लोग आरबीआई के फंक्शंस पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने कहा स्विच किया, वित्तीय वर्ष और लेखांकन वर्ष, यही तो हम लोगों ने देखा था। अभी लेखांकन वर्ष चेंज हुआ है ना, अभी क्या है लिखवाया था आपको, अब वही है, दोनों सेम ही है, तनाव नहीं लेना। पहले चेंज था कुछ था, अब कुछ है। तो अब दिमाग मत लगाओ पहले वाला क्या, अगर लगाना भी है तो क्या था पहले वाला, अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो 1 जुलाई से था, सीधी सी बात। अब क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च, दोनों का सेम ईयर है। अब आरबीआई के एप्लीकेशन पे आएंगे, उनके कार्य पर आएंगे, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानना जरूरी है कि इतनी बड़ी अगर संस्था है तो उसका काम क्या है, वो करती क्या क्या चीजें। यहीं पे अब जब हम लोग आएंगे आरबीआई, देखिए आरबीआई एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, नए नोटों का निर्गमन। निर्गमन का मतलब रिलीज करता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के तरफ से वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते, बाकी 1 रुपए के ऊपर के जितने भी नोट है उसके हस्ताक्षर किसके हैं, आरबीआई गवर्नर के। मतलब नोटों का लेखा जोखा रख रहा है आरबीआई, और सिक्का यानी कॉइन्स मेटल वाला, इसे अब टकसालों में ढाला जाता है और नोट को प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहाँ 4 में आगे चल के देखेंगे, और टकसाल हमारे यहाँ 4 है, वो भी हम आगे चल के भी देखेंगे। आरबीआई के सारे महत्वपूर्ण कार्यों में एक काम है नए नोटों का निर्गमन करना, नए नोट रिलीज करना। जब नए नोट रिलीज करने पर हम आएंगे तो वहीं पे सारे टकसाल देख लेंगे, वहीं पे प्रिंटिंग प्रेस देख लेंगे, और नए नोटों को रिलीज करने के क्या पैरामीटर था, रिजर्व कितना रखना होता है, ये भी हम लोग वहीं पे देखते चलेंगे। क्लियर, तो एक एक करके हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम पर है। क्लियर है, पहला पॉइंट क्या लिखना है हम लोगों को, ये मत सोचिएगा कि मैं भूल गया हूँ, मुझे याद है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला तो यही कि भारत सरकार का बैंक, पहला आरबीआई के कार्य का मतलब, अगर वो भारत सरकार का बैंक है तो भारत सरकार के वित्त व्यवस्था का जिम्मेदारी किसके पास है, आरबीआई के पास। ठीक, इस शॉर्ट वर्ड अगर मैं लिखा दूं तो आप तो समझ जाओगे कि पूरा इसको एक्सप्लेन करूं। मैं स्टेटमेंट लिखवा के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जिससे कि जब भी आप वो पढ़ेंगे तो आपका माइंड स्ट्रिंग कर ले जाएगा। भारत सरकार के बैंक का मतलब है कि भारत सरकार का जो अकाउंट है वो आरबीआई के पास में है। इवन भारत सरकार के साथ साथ में सारे राज्य सरकारों के लिए भी बैंक का ये कार्य करती है। ठीक है, तो यही पे एक लाइन और चिपका दो, सारे राज्य सरकारों का बैंक। और सारे राज्य सरकारों के बैंक का मतलब पता है ना, क्या इसका क्या मतलब, जो हमारे भारत में मतलब जितने भी बैंक है इनका मेन मुद्दा हमारा यही है। नहीं वो तो भी अगले वाला लाइन आएगा, मैंने लिखा है कि भारत सरकार का बैंक है और सारे राज्य सरकारों का बैंक, ये दो स्टेटमेंट है, क्या समझना, मतलब सरकार को लोन लेना होगा, मतलब सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो आरबीआई करेगी। क्लियर, क्योंकि आपको पता है आगे चल करके आप देखेंगे भी तो लोग क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल पॉलिसी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिए। फिजिकल पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आता है बजट, है ना। भारत सरकार हर साल अपना बजट बनाती है, वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग, और आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत है बजट प्रभाग, वो बजट निर्माण करने का कार्य करता है। तो बजट जब भी बनता है तो भारत जैसे आपको पता है कि विकासशील देश है, और विकासशील देशों में हमारा जो बजट है वो सामान्यतः घाटे का हो, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है इस सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, और सामाजिक आर्थिक विकास निश्चित करने की दिशा में
वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के आता है, जैसे कि सब्सिडी देना, छात्रवृत्ति देना, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के है, एग्रीकल्चर को लेकर के, यूरिया में सब्सिडी देना है, क्या हो सकता है कि पेट्रोल में भी आपको सब्सिडी मिलती ही है, गैस में आपको सब्सिडी मिलती है, अन्य योजनाएं जो भारत सरकार की है उसको लेकर के भारत सरकार के खर्चे। क्लियर? तो जो भारत सरकार को फंड की आवश्यकता होती है तो फंडों को मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो आरबीआई करता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब सपोज दैट अगर हम सरकार है एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर हमें अपने बजट घाटे में है और हमें उस घाटे की भरपाई करना है तो उसका लेखा जोखा करने का काम मैनेजमेंट का काम कौन करता है? आरबीआई का। क्लियर? सेम यही चीज राज्यों के साथ में, ये लाइन क्लियर है? मतलब अगर उसके पास अतिरिक्त पैसा है तो आरबीआई के पास रख लेगा और अगर कम पैसा है तो आरबीआई को उधार ले लेगा। क्लियर? आरबीआई भारत सरकार को जिस दर पे ऋण देती है उस दर कौन सी होती है? रेपो रेट। मतलब ऐसा नहीं कि भैया मतलब तुम्हारे लिए बने हैं तो घर का है तो थोड़ा सा कम ब्याज दर पे दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस रेट पे पब्लिक में पैसा जाता है, पब्लिक का मतलब है पब्लिक सेक्टर के बैंक, क्योंकि आरबीआई व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देती है, उन संस्थाओं को ऋण देती है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि आरबीआई भारत सरकार का बैंक है, आरबीआई राज्यों का बैंक है और आरबीआई बैंकों का बैंक। जितने भी हमारे यहाँ बैंक है सारे बैंक, भैया बैंकों के जब उसके कैटेगरी पर आएंगे तो देखेंगे, बट सारे बैंकों के वित्तीय भी आरबीआई काम करती है। तो उन बैंकों को फंड करने का काम करते हैं। जैसे हमें पैसों की जरूरत है तो बैंक के पास दें, अगर बैंक को पैसों की जरूरत है तो वो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे आरबीआई के पास। और आरबीआई जिस दर पे उन्हें लोन प्रोवाइड करता है वो हमारा रेपो रेट, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन वाले में देखा था रेपो रेट वह दर जिस दर पर बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं वो है रेपो रेट, जिसे हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। क्लियर है? और इसी के कम या ज्यादा होने पे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। ठीक? तो ये सारा काम कौन कर रहा है? अभी आरबीआई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक, इतना इसे समझाया, इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये है। और जब भी एक पॉइंट लिखना तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा ज्ञानी बने, पूरा का पूरा बता के चले। बताने की जरूरत नहीं, सामने वाला आपसे ज्यादा ज्ञानी है, आप हल्का सा भी बताओगे वो समझ जाएगा, अच्छा हाँ आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है? तो एक पॉइंट लिखा भारत सरकार का बैंक, राज्यों का बैंक। ठीक, राज्य सरकार का इसका मतलब। अगला बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। अगला कानून के अनुसार। ठीक है? बैंकों के बैंक का मतलब पता चल गया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। भारत में सभी प्रकार के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना, लाइसेंस प्रदान करना तथा आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर वित्त का प्रबंधन करना। वित्त का प्रबंधन का मतलब उनकी अगर आवश्यकता है तो उसको मैनेज करना। क्लियर? और कौन से कार्य आएंगे इससे? अगले में नए नोटों का निर्गमन करना, नए नोटों का निर्गमन करना, नए नोटों को निर्गमन करने के लिए भी इसके बाद में प्रोसेस को डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक, अगला पॉइंट विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा का भंडारण करना। विदेशी मुद्रा का भंडारण करना। ठीक है? जैसे आप फॉरेक्स रिजर्व बोलते हो, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या शामिल है?
पता है किसी को कि हमारे फॉरेस्ट रिजर्व में क्या क्या शामिल होता है? किसी को पता है? बस आज एक बार बात पेश कर दो। 1 2 3 4 5 ठीक है। हाँ चलिए इधर से ले लेते हैं फिर इधर आएंगे। बॉन्ड और ट्रेड बॉन्ड और क्या है? ठीक है। और इधर से गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, रिजर्व हमारा ट्रेंच में IMF के पास तो हमारा रिजर्व है वो और पहले हम गोल्ड रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और IMF के पास वो ट्रेजरी वो रखता है। ठीक और कोई इधर से SDR शामिल मुद्रा में सीधा SDR लिख देना जो हमारा अल्टरनेट प्राइस है कि वो हम रख लेते हैं। आपको पता है IMF में लगभग जो हमारी हार्ड करेंसी है वो 5 है, डॉलर है, यूरो है, ये है, पाउंड है, कंट्री है। इनका भी हम रिजर्व के तौर पे रखते हैं, मैक्सिमम हम डॉलर को रखते हैं। मैंने SDR लिख दिया है, उसके से समझ लेंगे। और कुछ है क्या? हाँ पीछे और कोई आप तो ऐसा नहीं कुछ सुन रहा हो तो शॉर्ट का यही था विदेशी मुद्रा और संपत्ति के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इन्होंने बोला है। ठीक है भले ही इन्हें सिक्योरिटीज बोला है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने लिखा है, उनका कहने का मतलब विदेशी मुद्रा पर संपत्ति ही है। ठीक है क्योंकि अगर हमने बोला फॉरेक्स रिजर्व तो मतलब विदेशों का रिजर्व है, हमारा खुद का नहीं होगा। ठीक है सरकारी ये नहीं। हाँ और घर से तो शिक्षा ठीक है ये 4 है हमारे पास। ठीक आप नोट करना चाहो तो नोट कर फॉरेक्स रिजर्व। अच्छा इंपोर्ट कवर क्या होता है? इंपोर्ट कवर ठीक है जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि भारत का इंपोर्ट कवर पिछले 1 दशकों में, 1 दशक का मतलब 10 साल हो जाएगा, 1 दशक बहुत ज्यादा हो जाएगा, फ्लक्चुएट हुआ है। एक क्वार्टर की मैं बात कर रही हूँ, ये ज्यादा नहीं है, 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 माह। ठीक भारत का इंपोर्ट कवर विगत 2 क्वार्टर में बढ़ोतरी हुआ है या फिर कमी आई है, इसका क्या मतलब है? इससे कॉमन सेंस का इसके बैक में आप क्या समझ सकते हो इसे एक लाइन से? ठीक है अच्छा इनपुट कवर समझ में आया कि कोई नहीं समझ में आया? कोई नहीं आया ना तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं। इनपुट कवर यहीं से समझ लो, इससे अच्छा एक बार सुन ले हम और कवर हो रहा है और फॉरेक्स रिजर्व से और इसका इंपोर्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली बस मतलब साधारण शब्दों में मेरी खुद की औकात शुरू हुई है। अगर मेरे पास जेब में भी 10 रुपए तो मैं 10 ही रुपए के बराबर खरीद सकता हूँ, उससे तो नहीं खरीद पाऊंगा है ना। सामने वाला समोसा एक ही देगा 10 रुपए में, 2 समोसे तो देगा नहीं, एक ही समोसा खरीद पाऊंगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे समोसा खरीदने की औकात कितनी है एक, क्योंकि जेब में तो 10 ही रुपए है ना। और ये पता चला कि वो रुपए में नहीं समोसे दे रहा है, डॉलर में समोसे दे रहा है। और हम मान के चल रहे हैं कि इस समय $1 बराबर एक समोसा ही मिलेगा। मतलब समोसा 10 के बजाय कितने को 82 रुपए का हो जाए, मतलब समोसा की वैल्यू बढ़। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास अगर $1 है तो मेरा इनपुट कवर बस एक समोसे के बराबर करूंगी। और हो सकता है कि मैं एक हफ्ते में एक समोसा खाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा इनपुट कवर एक सप्ताह का है। मतलब एक सप्ताह में फिक्स मैं एक समोसे खाऊंगा और एक ही समोसा खरीदने के मेरे पास पैसे। अगले सप्ताह का समोसा खाने की जरूरत आई तो मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा कि भैया $1 दे दो मुझे समोसा उधार लेने। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहने का मतलब है इम्पोर्ट कवर आपके फॉरेस्ट रिजर्व को एक प्रकार से इंडिकेट करता है। जिस भी देश का फॉरेस्ट रिजर्व ज्यादा होगा
उस देश का इंपोर्ट कवर उतना ही ज्यादा होगा। और जिस देश का इंपोर्ट कवर ज्यादा होता है वो माना जाता है इंटरनली स्ट्रांग। क्लियर है? मतलब हम झेल सकते हैं। और एक इसका मतलब सामान्य शब्दों में आप इतना समझो, अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व 14 से 15 महीने का है तो, है ना, मतलब आपकी भारत सरकार 142 करोड़ की जनसंख्या को 14 महीने तक खिला सकती है। क्लियर? मतलब 14 महीने अगर हमारी आर्थिक गतिविधि ठप हो जाए, कोई आपातकालीन जैसी स्थिति आ जाए, तो हमारी भारत सरकार 14 महीने तक पूरे देश का भरण पोषण कर सकती है। इसको हम साधारण शब्दों में इकोनॉमिक इनपुट कवर बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि सरकारी जो धान गेहूं अपने आप उत्पादन कर ले तो मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि अगर स्कूल आज हमारे खत्म हो जाए, आर्थिक गतिविधियां ना होने हो पाए, तो सिंपल सा है कि 14-15 महीने तक मंगा सकते हैं। ये हमारा इम्पोर्ट कवर है जो इन्होंने बताया 10%। क्लियर? तो हमारा इम्पोर्ट कवर इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व। इसीलिए हमारे एक देश चाहता है जिसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, क्योंकि अगर भारत जैसे अन्य देश है, जैसे भारत की छवि कैसी है, आयातों वाली। तो कहने का मतलब अगर हमारी छवि ही आयातक है तो हमें इन्हीं की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भुगतान तो हमें इन्हीं में करना है। हालांकि भारत सरकार अब कोशिश कर रही है कि हम अपने जो हमारी करेंसी है उसका हम इंटरनेशनलाइजेशन करें, अंतरराष्ट्रीयकरण करें और डॉलराइजेशन के माध्यम से अपनी करेंसी को मजबूती प्रदान करने का काम करें। या जो अन्य देश है जिसके साथ हमारे रिलेशंस है, चाहे वो बायलैटरल हो या अन्य तरीके से है, तो उनके साथ जो हमारा व्यापार हो, या तो हम अपनी करेंसी में कर ले या तो कोशिश करें कि उनकी करेंसी में करें, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इसमें थोड़ी सी कम हो, क्योंकि इसमें एक ही देश का वर्चस्व है, वो है अमेरिका। क्लियर? इसीलिए हमारे यहाँ की आप देखते हैं तुलना किया जाता है, कहा जाता है कि हमारा भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले इतने रुपए कमजोर हुआ, क्या डॉलर के मुकाबले इतने रुपए मजबूत हुआ। और कमजोर या मजबूत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोग देख चुके हैं। इतना क्लियर हो? समझ में आ गया यहाँ से? तो आपने नोट कर लिया क्या? फिर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नोट कर लो, यानी विदेशी परिसंपत्ति आप नोट कर लो। दूसरा आप डॉलर नोट कर लो, डॉलर के साथ में जो अन्य हार्ड करेंसीज है आप उसे नोट कर लो। इसी के साथ में जो आपका डॉलर है, गोल्ड। अच्छा, क्या हम गोल्ड को बढ़ा सकते थे फॉरेक्स रिजर्व पे? गोल्ड सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे अपना फॉरेक्स रिजर्व? सरकारी प्रतिभूति और कुछ बॉन्ड। देखो दो चीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो बी बोलेंगे या बॉन्ड बोलेंगे। हम आगे जब मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तब देखेंगे, जैसे कि किसी ने बॉन्ड बोला किसी ने बी बोल दिया, तो डरना नहीं है कि ये बिल अलग है बॉन्ड अलग है एक ही, एक नवजात शिशु है और एक वयस्क है, फर्क इतना ही है दोनों में। नवजात शिशु का मतलब है अभी वो शॉर्ट टाइम के लिए, अगर 365 दिन से कम है तो वो बिल है और 365 दिन से ज्यादा है तो वो बॉन्ड। इतना ही है, ज्यादा कुछ तनाव लेने की जरूरत नहीं। तो हमारा गोल्ड, हम गोल्ड को नहीं बढ़ाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गोल्ड बढ़ाओगे तो मतलब ये कि हम गोल्ड का आयात कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम आयात करेंगे हमारी मुद्रा उतनी ही जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि गोल्ड को हम बचे आयात करने से। हाँ, हम बढ़ा सकते हैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। या हम अपने यहाँ पे डॉलर के आगमन से या डॉलर का जो पलायन हमारे यहाँ हो उस पर हम अच्छे से काम करें। जैसे कि एग्जैक्टली एफडीआई, भारत सरकार एफडीआई पे काम करे, और अगर किसी भी देश में एफडीआई आ रहा है तो मतलब है कि उस देश में डॉलर का आगमन हो रहा है, और अगर डॉलर आएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बेहतर होगा। तो फॉरेक्स रिजर्व को बेहतर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई की है। और आरबीआई के साथ में एज आ सबऑर्डिनेट के तौर पे कौन करता है? भारत सरकार भी अपनी पॉलिसी के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन लेकर आती है, जिससे कि हम अपने यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाएं। क्लियर है? समझ में नहीं है? एफडी नहीं है यार, एफडी भी बहुत आगे आएगा। बस एफडीआई नामक एक ऐसा, मतलब वो है जीव समझो, एलिमेंट है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक, और हमारी नहीं, हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक। ठीक है? इसमें इतना आप लोगों ने लिख लिया, आगे लिखिएगा।
हमें बता दो हमें को देख के हंस रहे थे किसी और को हम ही को ना तुमको देख के हंस रहे थे पेट की तो पांच छह कार्य हम लोग भाई थोड़ा सा बच के रहो आप लोग हाँ फिर कौन को बोलता नहीं कॉलेज लगाइए फिर उसने बोला था कि नहीं कॉलेज लगाइए तो मैं फिर कॉलेज कहाँ जाके करेंगे पेट्रोल तो मैंने भी गाड़ी की डिग्गी खोली तो मार डाला डिग्गी ने टंकी खोली तो मुखर डाला फिर पेट्रोल लगाया ये काम तो मैंने भी किया क्या है ठीक है तो आराम और चार पांच लोगों ने महत्व काट देखी अगला और क्या हो सकता है अंतिम ऋण ताकत लिख लो नहीं मौद्रिक नीति का निर्माण करने को मैं बोला है हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा यहाँ भी लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे अंतिम ऋण ताकत मौद्रिक नीति का निर्माण करना अब ये मत कहना कि सर वहां पे 3 मेंबर और भाई साहब हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो ऐसा नहीं है मेन काम आरबीआई का है मौद्रिक नीति का निर्माण करना 3 सदस्य भारत सरकार के और 3 सदस्य आरबीआई के उसका अध्यक्ष कौन है आरबीआई गवर्नर 6 सदस्य समिति है ओवरऑल मेन जो डिसीजन होता है बहुमत के आधार पे होता है इनका काम बस इतना है कि भारत में मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए क्लियर तो मौद्रिक नीतियों का निर्माण करना लिख लिया अगला विनिमय दर का निर्धारण कर लो विनिमय दर का निर्धारण का मतलब पता है क्या मेरे बोलने की स्पीड 1.5 है सही है सही है ना विनिमय दर का निर्धारण कितने आपको शास्त्री क्लास में बैठे हैं सोचो सब कुछ आपको पता है आपसे कुछ छिपा थोड़ी बस यही है कि आपका अलर्ट हो जाता है विनिमय दर का निर्धारण करना साख नियंत्रण या साख सृजन हाँ नियंत्रण साख नियंत्रण या साख सृजन नियंत्रण दोनों अच्छा दोनों कैसे तो नियंत्रण करेगा कर लेंगे सृजन नहीं पता दोनों है या एक है एक है साख नियंत्रण क्लियर तो साख सृजन कौन करेगा एग्जैक्टली बैंक ठीक दोनों में डिफरेंस क्या है साख नियंत्रण करने का मतलब है कि आपका मार्केट में जितना करेंसी फ्लो करना है उसको कंट्रोल करने का काम करना है ठीक कहते हैं साख नियंत्रण और साख सृजन का मतलब है कि आप सामने वाले को फंड दे रहे हैं अब ये मत कहना कि अभी आपने ऊपर लिखाया चार भारत सरकार का बैंक है राज्यों का बैंक है बैंकों का बैंक है तो इनको भी तो देने का काम कर रहा है यहाँ पे साख सृजन का मतलब है इंडिविजुअली किसी पब्लिक को देना वो काम आरबीआई नहीं करता आरबीआई संस्थाओं को ऋण देने का काम करता है चाहे वो बैंक हो चाहे वो सरकार हो क्लियर तो वो साख सृजन नहीं करता साख नियंत्रण करता है और नियंत्रण किसके माध्यम से करता है अपनी पॉलिसीज के माध्यम से मैंने कहा कि ऊपर मौद्रिक नीतियों का निर्माण करना तो जो मौद्रिक नीतियों की निर्माण करने के उसके पास स्कूल्स थे वही तो 4 5 6 7 में ठीक है रेपो रेट
उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट, CRR, इन सबके माध्यम से वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर उसे अपनी महंगी मौद्रिक नीति का निर्माण करना है तो वो दरों के साथ छेड़छाड़ करेगा, सस्ती मौद्रिक नीतियों का निर्माण करना है तो अपनी दरों के साथ छेड़छाड़ करेगा। छेड़छाड़ का मतलब है कि कमियां ज्यादा करेगा। और कैसे क्या होगा ये आपको पहले से पता है। क्लियर? अगला क्या मैंने लिखाया था, विनिमय दर का निर्धारण करना। इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। विनिमय दर का निर्धारण करने का क्या मतलब है, विनिमय दर का निर्धारण करना क्या बाकियों का चैलेंज खाली है। देखिए दो चीजें, पैटर्न ये नहीं करता कि कितने लोग पढ़ने आए हैं, पैटर्न ये कहता है कितने लोग यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं। क्योंकि पैटर्न का ऊपर का चैलेंज तो फिर अच्छा बोल भी क्या रहा है। और मैक्सिमम तो दुख की बात है कि प्रीवियस ईयर के लोग बैठे हैं उनका भी चैलेंज गायब है। ठीक है, कौन कौन सा टर्म है, बाकी रिपीटेड टर्म, कम से कम नए ना पता पुराने को तो पता होगी। अच्छा ये वाला भी टर्म है, एक लाइन बोलना चाहता था पर बोलूंगा नहीं। एडिट कर दे, हाँ एडिट कर दे, नहीं एडिट कुछ नहीं करूंगा, वो जैसा वैसा जाएगा। जैसे हम लोग जब छोटे होते तो कहा जाता है ना पढ़ना लिखना नहीं रहता, गए बैग बंद तो बंद, बस खाली खेलना कूदना रहता है। तो सेम चीजें आप लोगों के साथ में, एटलीस्ट कॉपी किताब एक बार खोलो, जो टर्म है बस उसे तो ध्यान दे लो। ये नहीं कि तुम पूरा पढ़ जाओ, भाई इतना अगर कितना पेज लिखो, 2-2.5 पेज ही तो होता है, इससे तो कोई टीचर लिखवाता नहीं। मैं 4 लाइन लिख पाया हूँ, 20 मिनट से लेक्चर ही दे रहा हूँ। अगर आप इस लाइन को भी देखोगे तो भी आपका रिकॉल हो जाएगा, और एग्जाम में लेक्चर नहीं आएगा मेरा, ये टर्म उसके साथ आगे पीछे के एप्लीकेशन है, रिपोर्ट का बाद आगे पीछे का एप्लीकेशन, विनिमय दर का निर्धारण आगे पीछे का एप्लीकेशन। ठीक, तो आगे पीछे का जो एप्लीकेशन है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। विनिमय दर का इससे पहले जस्ट पहले मुझे लग रहा है कि शायद लोगों ने एक वैल्यूएशन पढ़ा और मूल्य या मूल्यन पढ़ा, तो मुद्रा का विनिमय दर ही तो हो रहा था। हम विनिमय दर का मतलब क्या है, हमारी मुद्रा किसी अन्य मुद्रा के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, यही तो विनिमय था। विनिमय का मतलब जैसे वस्तु विनिमय करते हैं, गेहूं लिए चावल लिए, चावल लिए गेहूं लिए। अब विनिमय दर का जो हम लोग करते हैं करेंसी के बिहाफ में करते हैं, कुछ भी होगा तो करेंसी एक हमारी करेंसी है, उसी के बिहाफ में कुछ भी लेंगे देंगे, ये तो क्लियर हो। उसी प्रकार से मुद्रा का विनिमय दर का मतलब हमारी इंडियन करेंसी पर्टिकुलर किसी एक करेंसी के बिहाफ पे किस प्रकार का बिहेव कर रही है। अगर वो एक करेंसी डॉलर है तो हमारी इंडियन करेंसी उस डॉलर के रिस्पेक्ट में किस प्रकार का बिहेव कर रही है, ये आपको खाली देखना था। यह है विनिमय दर का निर्धारण, और निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करती है। हालांकि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार का विनिमय दर का निर्धारण देखा जाता है। एक है फ्री फ्लॉट, मतलब स्वतंत्र रूप से मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को से तैयार कर ले, मतलब किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। जैसे डिमांड ऐसी सप्लाई, और जैसी सप्लाई उसी प्रकार से डिमांड। मतलब अगर डिमांड ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा, डिमांड कम तो वैल्यू कम। मतलब इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, बस सिंपल सा क्लियर कट कॉन्सेप्ट। अगर डिमांड किसी वस्तु की ज्यादा है तो उसकी कीमत ज्यादा है। क्लियर? दूसरा क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो फ्री फ्लॉट तो छोड़ दो, बट अगर प्रॉब्लम हो तो वहां के नीतिगत माध्यम से वहां की सरकार वहां पे हस्तक्षेप करे। जैसे हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कभी कभार छेड़छाड़ करती है, हमेशा तो नहीं करती। अच्छा आज भी कर दिया, कल भी कर दिया, परसों भी कर दिया, ऐसा तो होता नहीं। बिकॉज कई वर्षों में शक्ति का अंदाज ने हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को टच भी नहीं किया, जो पहले से चला आ रहा है वही चला आ रहा है। अभी कुछ क्वार्टर से हमने अपनी पॉलिसी रेट को चेंज करना स्टार्ट किया है। तो सिंपल सा था कि जब तक हमारी इकोनॉमी में निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता हम अपनी मुद्रा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। मतलब हमें विनिमय दर का निर्धारण करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब हमारी मुद्रा का मूल्य $1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हम ये तब करेंगे जब हमारी इंडियन इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो करेंसी है वो मार्केट बिहेवियर को फॉलो करे। क्लियर? तो मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण यही है कि भारत का रुपया डॉलर के रिस्पेक्ट में कितना हो। इसीलिए कभी कभी हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। अवमूल्यन का मतलब है जानबूझकर अपनी मुद्रा को डॉलर के रिस्पेक्ट में चेंज करना। और चेंज करने का मतलब है कि हम अपनी मुद्रा को जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं।
क्लियर। कमजोर हम क्यों करते हैं, जिससे हमारा निर्यात सस्ता होगा या हमारे निर्यात को बढ़ावा मिले। ठीक, अपने आयात को हतोत्साहित करने के लिए और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हम अवमूल्यन करते हैं। मतलब ये कि डॉलर के रिस्पेक्ट में अपनी करेंसी को चेंज करते हैं। क्लियर। अवमूल्यन का मतलब हम अपनी वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू को बढ़ाते हैं। मतलब हमारा रुपया मजबूत तो डॉलर कमजोर होगा। तो ये है विनिमय दर कि हमारी मुद्रा अन्य मुद्रा के रिस्पेक्ट पे कैसे बिहेव कर रही है। इसीलिए मैंने वहां पे लिखवाया है कि मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण करना। और क्या टॉपिक है, और क्या पॉइंट है? ताप सृजन और ताप नियंत्रण, ये हम लोगों ने देख लिया। सो 5 6 7 कार्ड हम लोगों ने पढ़े हैं और आपको 200 या 250 लिखने के लिए पर्याप्त है। अगर एक शब्द, एक वाले पॉइंट को आप पकड़ेंगे, 20 शब्द भी लिखेंगे तो आपके पास 6 पॉइंट है, 6 दूनी 12, लगभग मान के चलिए 120 125 शब्द इजली हो जाएगा। ऊपर का थोड़ा सा डिफरेंस और लास्ट का थोड़ा क्लिक करना, तो ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा। और जब आप ऐसा फॉर्मेट करेंगे तो आपके माइंड में भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, जो नए नए कार्य आएंगे उसको भी नोट करने का काम करेंगे। क्लियर। आगे हेडिंग डालिएगा, नए नोटों को रिलीज करने की पद्धति। अभी आएगा, अभी तमाम ना हो गया है। अभी जब हम बेंच पढ़ेंगे ना, वहीं पर डिस्क्लोज हो जाएगा। वो क्वेश्चन नहीं है, वो पॉइंट या हेडिंग है। नए नोटों के निर्गमन की पद्धति। गर्मी ज्यादा है, मुझे आगे से गर्मी कम, पीछे से गर्मी ज्यादा लगती है। आपसे वादा किया गया है ना एसी का, कक्षा के लिए लाइब्रेरी मतलब कक्षा में नहीं आएगा। लाइब्रेरी मिल जाए वो हमारा सौभाग्य है। ठीक है, एसी की कामना ना करें, वो मोह आया था, आए थे तो घोषणा भी करना। ठीक है, तो जो मिले वो बैलेंस देखिएगा। भारत में, भारत में नए नोटों के निर्गमन के लिए अभी तक तेरा माइक ऑफ था, अब जाके मैंने अपना माइक ऑन किया। तो पहले बोला कि कैसे पढ़ाएगा, पहले काला है माइक अभी भी ऑन है, फिर ऑफ किया है मैंने। अब मैं इतनी देर से बोलूंगा कि 6 लाइन लिख पाके 8 मिनट बुलवाए, और अब इतनी हिम्मत नहीं है मेरे को। नोट्स नहीं बनाए थे क्या? बनाया था, उड़ा दे। ठीक है, बना लेना, पकड़ मान कर सर। अगर रिपीट नहीं करूंगा तो वॉइस की प्रॉब्लम होगी तो वेल गुड है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप लोग समझ गया है ना कितना होगा। तो नए नोटों के निर्गमन करने की पद्धति। मेरी वॉइस 1.5 पे तो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है ना। तो एक चीज समझना, किसी भी देश में नए नोटों के निर्गमन करने की जिम्मेदारी वहां के केंद्रीय बैंक की। बस शर्त ये है कि वहां पैरेलल गवर्नमेंट ना हो, पता चले कि एक नोट वहां का तालिबान या अलकायदा बना रहा है और एक नोट वहां की सरकार बना। ठीक, पता चले अच्छा हमारी नोट हम चलाएंगे, अपनी नोट देखेंगे, ऐसा ना होने पाए। एक नोट को, एक नोट का मतलब एक करेंसी फॉर्मेट हो, कुछ भी हो, बस एक। तो ये जिम्मेदारी वहां की केंद्रीय बैंक की होती है। केंद्रीय बैंक का मतलब हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान है शायद, हम कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना, गूगल करना आ जाएगा। ठीक है, तो नए नोटों को रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहाँ की आरबीआई। और नए नोटों को रिलीज करने के लिए क्या क्या
बैकएंड में चीजें चलती हैं, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने का काम करेंगे। ये यहीं पे लिख के लो थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो क्या लिखा, भारत में नए नोटों के निर्गमन के लिए एक संस्था है, एक संस्था है। अब ब्रैकेट में लिख लो आरबीआई। मैं लाइन को पढ़ना नहीं रहा हूँ, इसे हमारे बैंक के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट में आरबीआई संस्था है, वो है आरबीआई। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1 रुपए के ऊपर के नोटों की जिम्मेदारी, 1 रुपए के ऊपर के सभी नोटों के निर्गमन करने की जिम्मेदारी, निर्गमन करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है, आरबीआई की। जब 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर के सचिव के होते हैं, जब 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, अब आप ये समझ गए हैं कि 1 रुपए के नोट को जारी करने का काम भारत सरकार का है और 1 रुपए के ऊपर के नोट को रिलीज करने की जिम्मेदारी आरबीआई। क्लियर। बात है कि 1 रुपए का ही नोट छोड़ करके बाकी सब आरबीआई। एक्चुअली में 1 रुपए का नोट इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार के पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सपोज दैट अभी आरबीआई और भारत सरकार का डिस्प्यूट हो जाए कि जैसे पापा में और बेटे में हो जाए, अब बेटा बहुत मांगे पापा पैसे तो पापा कहना मैं दूंगा ही नहीं, तुम नालायक हो गए। ऐसे आरबीआई सरकार से क्या बहुत हो गया, तुम्हारी डिमोनिटी बढ़ती जा रही है, अब तुम्हें नए नोट नहीं मिलेंगे। तो आरबीआई भारत सरकार का अच्छा 4 बार अच्छा कहेगा, पब्लिक सचिव को बुला लेगा, कहेगा एक काम करो नए नोट छापो, तो कहेगा साहब एक ही का तो छाप सकते हैं, तो मैं तो एक ही का छाप, आप नहीं छापते। रीजन है ना कि बाप और बेटे लायकदार हो गए, ये तब अपवाद स्वरूप जब नालायक वाली या बेहूदगी वाला सिनेरियो होता, अब बाप भी अच्छा है बेटा भी अच्छा है, मिलके काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटे ने अपने बाप को खुद चुना है कि आप ही हमारे बाप, इसीलिए। लेकिन पहले कुछ और था, अब अच्छा हो है। ठीक, तो इसी तरीके से अब हमने चुना है तो वो लायकदार होगा, जिस दिन नालायक होगा फिर बदल देंगे, है ना। सेम उसी तरीके से जिस दिन शक्तिकांत दास ने कहा अब नहीं मिलेगा, क्या करना है। आपने अभी देखा ना, दिल्ली एनसीआर में संशोधन होने जा रहा है। पहले अध्यादेश आया था, अब अधिनियम बनेगा कि कुछ भी कर दो, लिखना तो हम ही को है, लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। उनको हटाना ही तो है, संशोधन ही तो करना है एक्ट में, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हम ही को तो करना था, 1934 में भी किया था तो आज भी कर लेंगे। ना तो नालायक होगा तो जाओ, हम अपना दूसरा पिता बोल लेंगे, कर लेंगे। तो वो भी कहता है कि अच्छा ठीक है मैनेज करेंगे, तो मैनेज करने के लिए वो कहता है परेशान मत हो, जितना चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। इसीलिए आरबीआई अब उसका जितना भी प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा वो भारत सरकार को हक डाल देता है। जैसे सपोज दैट मैं साल भर कितना भी कमाऊं, अगर लायकदार हूं तो कहूंगा पापा ये बचा है रख लो, और नालायक हूं तो अपने पास ही रख के रहूंगा, और जिस दिन नालायक होगा उस दिन हमें हटा दिया जाएगा। तो आरबीआई भी कहता है हमें भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव पे मैं बात कर रहा हूँ, व्यवहारिकता इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव। आरबीआई कहता है कि भाई साहब बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, उनको फंड करने की जरूरत पड़ती है। आए दिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी बनाने की नौबत आती है कि अच्छा इनका एनपीए इतना बढ़ रहा है, उनका एनपीए उतना बढ़ रहा है। अगर बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है तो मतलब है कि उन्हें रिफंड करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। और अगर रिफंड की जरूरत पड़ेगी तो हम किससे मांगने जाएंगे, जब सबका पैसा हमारे पास ही रखना है। तो इसलिए जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब सब कुछ करने के बाद जो बचा है वो हम रखे रहेंगे, तो अपने प्रॉफिट से हम दे पाएंगे। इसीलिए टर्म बैंकों के लिए निकल आया था बेसल नॉर्म में CAR, कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो, मतलब कि हमें अपने बैकअप के तौर पे कुछ पैसे रखने चाहिए, इमरजेंसी के टाइम पे वो हमें काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आरबीआई कहता है कि भाई साहब
सब तुम्हें ही दे देंगे, तुम अपने पास क्या रखें। और अगर तुम्हें हम दे दिए, तुम एक ही काम करोगे क्या, सामाजिक आर्थिक विकास। और सामाजिक आर्थिक विकास के नाम पे सारे पैसे किसी का हो चाहे ना हो, बट कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनका सामाजिक आर्थिक विकास होगा, ये तो तय। तो तुम सामाजिक आर्थिक विकास करो, उससे अच्छा है हम भी थोड़ा सामाजिक आर्थिक विकास कर लें। तो आरबीआई अपना सारा प्रॉफिट भारत सरकार को देने का काम करती है, बट ये मान के चलते कि भैया कुछ हमारे पास कर दे दो। डिस्प्यूट तब होता है जब मैं कहूंगा तुम्हें 1 रुपए दूंगा और भारत सरकार के अच्छा 10 रुपए रखी, तो एक क्यों दे रहा हूँ, मुझे 4 रुपए दे दो। मतलब एक लिमिट से ज्यादा की डिमांड हो रही है, तो प्रॉब्लम होगा। जब ये वाला सिनेरियो आता है तब डिस्प्यूट होता है। तब हम कहते हैं अच्छा, वित्त सचिव कहा गया, हाजिर हो, तो वित्त सचिव हाजिर होता है, कहता है काम करो, फाइन तो तुम्हारा ही जाएगा, अब तो डिजिटल सिग्नेचर है, छापो। वो बेचारा एक ही स्टैंड नोट छपवाता है, फिर कहता है अच्छा 1 रुपए के नोट में समस्या आ रही है, अब टकसाल खुलवाओ। हमारे पास 4 टकसालें हैं, सिक्के ढाल, वो सिक्के ढलवा लेंगे। मतलब सिक्के ढलवाने का काम और 1 रुपए के नोट को रिलीज करने का काम ये भारत सरकार का, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता है। बट ऐसी नौबत आती नहीं, क्योंकि हमारा आरबीआई ऑलरेडी वेल मैनेज तरीके से करने का काम कर लेता है। सिक्के आरबीआई के बजाय भारत सरकार और नोट आरबीआई, और दोनों मिल करके इन कामों को करने की कोशिश करती है। अगर हम सिक्के सारे भारत सरकार, आपको चाहे चवन्नी का हो या 200 पैसे का, कौन है नहीं, एक्चुअली में ये देखा जाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में कितने करेंसी या कितने लिक्विडिटी की आवश्यकता है, उतने ही आप जारी करोगे। ये तो गवर्नमेंट खुद ही करेगा ना, भारत सरकार खुद करेगी। आप ये आप नहीं आरबीआई से आप ये करेंगे कि एक बात बताओ, हम पता चले कि 100 करोड़ के सिक्के जारी कर दें, सामाजिक आर्थिक विकास कर दें, इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ेगा। आरबीआई मुस्कुरा रहा है, कह रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जारी तो करो, हम फिर तक रेपो रेट बढ़ा ही देंगे, तुम कितना भी कर लो, पैसे तो जाने नहीं देंगे, वो तो मेरे हाथ में है। अब पता चलेगा सरकार भी मुस्कुरा रहा है, अच्छा 3 सदस्य तो हमारे ही हैं, वो भी कहेगा तो 3 सदस्य मेरे हैं, तो इकोनॉमी नहीं खरीदी। डिसीजन अध्यक्ष का भले हो, बट 4 मेंबर तो होने ही चाहिए ना। अब अपने अपने पे आएंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। इकोनॉमी किस पे चलेगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, सहकारी संघवाद पे चलता है। मतलब मिलजुल के हम काम करें, ऐसे करने से हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक लेवल पे चलती है। एक बात आपको बताया मैंने, इन्फ्लेशन जब भी हम डिटरमाइन करते हैं, और प्लस माइनस ये निर्धारण करने का काम सरकार करती है, उसे मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम ये आरबीआई करती है। मतलब हमने बताया आरबीआई को बुला के प्रतिदान दबाव आया, इस बार की इन्फ्लेशन 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा 6 हटाओ, 4 से ज्यादा नहीं जाएगी, प्रतिदान को थोड़ा अच्छा ठीक है, हमें क्या करना है, तो हम कम कर लेंगे, हमें पैसे नहीं जाने देंगे, रेपो रेट बढ़ा लेंगे, सीआरआर को बढ़ा लेंगे, सब कुछ बढ़ा लेंगे, जो बढ़ा सकते थे तब बढ़ा लेंगे, तो कंट्रोल हम कर लेंगे, ये हमारे हाथ में है। अब भारत सरकार कह रही है कि अच्छा मंदी का दौर चल रहा है, लिक्विडिटी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, मार्केट में इस बार 100 करोड़ जाना चाहिए, तो आरबीआई 100 करोड़ मार्केट में लिक्विडिटी लाने का काम करेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बनाएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट में करेंसी सर्कुलेट करेगा, दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। इसीलिए आरबीआई जब भी कोई स्टेप लेती है, भारत सरकार से कंसल्ट करती है, और भारत सरकार को अगर करना हो तो आरबीआई से कंसल्ट करती है, वरना भारत सरकार कितना भी रायता पहला सर्टल आरबीआई का होगा, क्योंकि सारी पॉलिसी ठीक को बनानी है। इसीलिए आपको पता होगा जब हम नए नोट रिलीज करते थे 1997 से पहले, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने क्या किया, अब हमने नए नोट रिलीज करना बंद कर दिया। आपको भाई एग्री लेकर के हमने कहा भैया अब नए नोट बहुत हो गए, हमारी बेहूदगी बढ़ती जा रही है, अब नए नोट नहीं मिलेगा, उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुम हमें दो, हम कहीं से मैनेज करके उतना फंड आपको देने का काम करें। ठीक, तो बैकएंड इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें चलती है, हमें जितना चीजें आसान दिखता है उतनी चीजें आसान होती नहीं है। आपको पता होगा अगर महंगाई ज्यादा है, दाल के भाव बढ़ गए, टमाटर के भाव बढ़ गए, मिर्चा की तो मिर्चा बहुत महंगा है ना, स्टूडेंट लाइफ में कभी हमने मिर्चा खरीदा नहीं था, है ना। और परवल भी कितने लिए, 4 परवल, अब 4 परवल कितना भी ग्राम हो हमसे मतलब नहीं, 2 परवल इस टाइम 2 परवल तो गए, अगले दिन शाम को पढ़ के फिर तुम्हारे पास आएंगे, 4 परवल उसमें 2 मिर्चा डाल देना, एक मिर्चा इस टाइम का, एक मिर्चा सुबह का, कभी मिर्चा खरीदे ही नहीं। अब पता चल रहा है कि मिर्चा 40 रुपया पाव को, तो ये सब मैनेज करने का काम किसका है, हमारे यहाँ की सरकार का है, और सरकार के साथ आरबीआई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो
काम बहुत ज्यादा है। आपको लगा कि अच्छे काम के लिए, साथ काम के लिए इतनी बड़ी संस्था बना रखी है, कहीं भी संशोधन होगा तो आरबीआई अधिनियम भी संशोधन करना पड़ेगा 1944 वाले। बट ये चीजें इतनी आसान नहीं होगी जितने आसानी से हम लोग पढ़ के निकल लेते। ठीक, तो नए नोटों को रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट के पास अभी 200 करोड़ के आसपास अपने पास रखती है। वो बैकअप पे तो भाई एक सिंपल सी बात है, अब 200 करोड़ हमें रिलीज कर, उसके लिए अगर कुछ तो हमारे पास होगा ना, तो अपना फिगर भी देखते जल्दी अप्रॉक्स 200 करोड़ के आसपास का फिगर। आप इन द फ्यूचर में अगर चेंज करती है तो बढ़ा लेंगे अपना फिगर, बट अभी 200 करोड़ अभी लिखा था, इसके जस्ट आगे आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया है, 1 रुपए के नोट को जारी करने का काम हमारे यहाँ के बिंदु भैया का है, और उसके ऊपर का काम हमारे आरबीआई का है। क्लियर, आगे लिखिए। नए नोटों के निर्गमन के लिए, नए नोटों के निर्गमन के लिए भारत में आरबीआई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करते हैं। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये सब तो बहुत थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे अपने अटेंडेंस रजिस्टर में, जैसे जैसे वो पास होगा आप अपना नाम लिख लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप अपना रोल नंबर याद करें, क्योंकि अटेंडेंस लेना बहुत भी काम लगता है और समस्या है कि लेना भी पड़ जाता है। तो हम लोग सिर्फ रोल नंबर ढूंढेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको जो बोलना वो बोल देंगे। आप अगर ठीक आज जो लोग हैं अपना नाम लिख के आज का थोड़ा सा मदद करिए कि प्रेजेंट लिख लीजिएगा, ए मत लिखिएगा यानी एब्सेंट मत लिखिएगा, और अपना रोल नंबर याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं कल का नहीं लिखना, सिर्फ आज ही का लिखना। अगर कल कोई लग रहा है कि प्रेजेंट है तो बैलेंस हो जाए, बट अगर आपका अब लिखिएगा उस पर ध्यान मत दीजिए, सब लोग अपना अपना काम करें। लिखा हमने कि भारत में नए नोटों के निर्गमन के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है या मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, आगे लिखिए। इस प्रणाली के प्रयोग, इस प्रणाली के प्रयोग इस प्रणाली का प्रयोग अन्य विकासशील देशों में भी किया जाता है, अन्य विकासशील देशों में भी किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत इस प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई 200 करोड़ का आरबीआई 200 करोड़ का 200 करोड़ के बराबर 200 करोड़ के बराबर रिजर्व रखती है, 200 करोड़ के बराबर रिजर्व रखती है, जिसमें जिसमें 115 करोड़, जिसमें 115 करोड़ सोना, 115 करोड़ का मतलब 115 करोड़ रुपए के बराबर सोना, 115 करोड़ रुपए के बराबर सोना तथा 85 करोड़ रुपए के बराबर तथा
₹85 करोड़ के बराबर हार्ड करेंसी रखती है। हार्ड करेंसी का मतलब जैसा है, हाँ, मतलब जैसा है वैसा रखे, मतलब मजबूत नगद रखी, विदेशी मुद्रा रखी, मतलब बारात में जब विदाई होती है तो करेंसी वाली टाइट नोट मिलती है, क्या वो वाली नोट रखेगी? जी, है ना? वेरी गुड। और मतलब कड़ी मुद्रा इतना कड़ा कि मानो सभी मुद्रा है। कड़ी मुद्रा का अच्छा, एक तो कड़ी मुद्रा हो गया, और एक कौन सी थी? सॉफ्ट करेंसी, सुलभ मुद्रा। सब मुलायम मुलायम मतलब देखो, शब्दों पे मत जाओ कि कड़ा इतना कड़ा कि ईंटें जैसा मानो तक टूट जाए, और मुलायम तो इतना मुलायम कि मतलब एज अ कॉटन टाइप, ऐसा भी ना हो। हार्ड करेंसी का मतलब वो अंतरराष्ट्रीय 5 मुद्राएं जिनकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। डॉलर, यूरो, एक पाउंड और एनएनबी, ये हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी क्लियर? क्या बोल रहा हूँ? डॉलर यूरो, डॉलर यूरो है, एक पाउंड और एनएनबी। युआन का ऑफिशियल नेम रेनबी है, युआन चाइनीज करेंसी है, उसी का नाम परिवर्तन करके युआन की जगह रेनबी 2016 में किया गया। तो ये है हार्ड करेंसी, मतलब वो वाला नहीं समझना, इसका बस मजबूत मजबूत ताजा ताजा गरम गरम नोट आ जाए वो हार्ड करेंसी, ऐसा नहीं। ये 5 मुद्रा है हार्ड करेंसी। एक है हॉट करेंसी। हॉट करेंसी क्या है? हॉट करेंसी, सर हॉट करेंसी को कैसे के छूने पे जल जाए? हॉट करेंसी शेयर मार्केट, हाँ क्या अच्छा, वो मुद्दा जो मार्केट में सर्कुलेशन में, वेरी गुड। और कुछ सर अभी फ्राई गोभी निकला है गरम गरम, इन्होंने बोला है शेयर मार्केट में जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं, या जो हमारा सेकेंडरी मार्केट में पैसा निवेश होता है उसे हम हॉट करेंसी बोलते हैं, या किसी एक देश से किसी एक देश के शेयर बाजार में किया गया निवेश या हॉट करेंसी कहलाता है। इनमें मूव करने की जो मतलब एक तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। इनका उद्देश्य किसी एक देश के शेयर बाजार में निवेश करना, लाभ कमाने के उद्देश्य से, जैसे इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है अपना पैसा निकालते हैं और किसी अन्य देश के शेयर बाजार को रुक करते हैं। तो शेयर मार्केट में विदेशी मुद्रा का किया गया निवेश वो हॉट करेंसी कहलाता है। और सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई भी मुद्रा जो हमारे देश में आ रही है, फिजिकल के फॉर्म में हो या टचेबल, उस सब के सब हार्ड करेंसी है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, एनएनबी, ये 5 करेंसी कहती है हार्ड करेंसी है। ये वाला वो हार्ड करेंसी के बराबर रखने का काम करती है कितना? 85 सिया, यानी 85 करोड़ के बराबर हार्ड करेंसी और 115 करोड़ के बराबर गोल्ड, है ना? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताना, अगर भारत सरकार अपने रिजर्व को बढ़ाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को बढ़ाती है, तो किसको प्राथमिकता देगी? हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी को। और डॉलर, कोई हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी को प्राथमिकता देगी, है ना? क्योंकि मैंने बताया गोल्ड बढ़ाएगी तो कोई प्रॉब्लम आएगी। तो केजीएफ मूवी देख के कितना ज्यादा मोटिवेशन था कि सारा सोना हमारे कर्नाटक में ही है, वो सिंबॉलिक है। सारा सोना हमारे यहाँ विदेशों में पड़ा हुआ है, हम वहीं से मंगा रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा आयात कहाँ पे हो रहा है? सोने में हो रहा है, ठीक है? सोने का मतलब ये वाला नहीं है, गोल्ड, ठीक? तो अगर हम गोल्ड को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा आयात बढ़ेगा, और अगर आयात बढ़ेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पूरा होगा। और क्योंकि हम ज्यादातर आयात है तो हमें सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होगी? डॉलर की। तो फिर वही हमारी मुद्रा कमजोर और डॉलर मजबूत होगी तो प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है? तो इसीलिए इन सारी चीजों पे ध्यान मत देना, कभी भी आए तो ये कोशिश करना की तरह वो हार्ड करेंसी भी हो तो करेंगे, क्लियर? आगे लिखिएगा। भारत में
भारत में 4 टकसाली व 4 प्रिंटिंग प्रेस है। भारत में 4 टकसाली व 4 प्रिंटिंग प्रेस। देवास, नासिक, सालबनी, वेरी गुड, एग्जैक्टली, लिखिए देवास, सालबनी, नासिक और मैसूर। सालबनी है ना, ये क्या है? एग्जैक्ट, ये प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, ये क्या है? प्रिंटिंग प्रेस 4 जगह पे, ठीक है। देवास, नासिक, सालबनी और मैसूर। अगला, और हमारे यहाँ पे टकसाले कहाँ है? नोएडा, अरे नोएडा, वही तो मैंने बोला ना, 3 आप बोला है। नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद। तो मेरे को 4 टकसाले और 4 प्रिंटिंग प्रेस। आरबीआई, आरबीआई, अच्छा आरबीआई मैक्सिमम कितने के नोट छाप सकता है? अब ये मत कहना मैं चाहिए मैं चाहे वो फाइव हंड्रेड, अरे नालायक 2000 की नोट मार्केट में है, आप लोग बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। बंद हो गया, अरे अभी भी है 5000, 5000, 2000, 1000, अरे जब 1000 तो 2000 नोट कहाँ से आया? ये नहीं कह रहे हैं मैक्सिमम कितने की नोट जारी कर सकती है। अरे 2000 को तो किया ही है ना। अरे अभी नहीं छापेगा, परेशान मत हो। कितने का मैं इतनी बड़ी नोट है, इतनी बड़ी नोट छाप सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी जो लेने पे 5 लाख या 5000 10,000 का ऐसे थर्माकोल का कितना प्लास्टिक वाला होता है उतना बड़ा कर कितने बड़े की नोट छापेंगे? अमाउंट, हाँ बिल्कुल। अब ये मत कहना सर इतू सा या वो वाला नहीं, अमाउंट। क्या बोली लगा रहा हो क्या? 1000, 2000, 5000, 10,000। एग्जैक्टली 10,000 लिखिए। 10,000 की नोट छपी है पता है? हाँ, लिखिए भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार का मतलब आरबीआई से अधिकतम 10,000 रुपए के मूल्य के बराबर, अधिकतम 10,000 रुपए के मूल्य के बराबर ये नए नोट जारी कर सकता है। छपा था, बंद हो गया। ये मुझे लग रहा है हम लोगों ने विमुद्रीकरण किया था ना 66 वाला, तब हम लोगों ने शायद बंद हो गया। देखो ज्ञानी नहीं बनना, फिर से बता रहा हूँ, पीएचडी नहीं करना। 10,000 अधिकतम नोट 10,000 के छाप सकते हो, ये वाला क्लियर हो? अच्छा सिक्के हम कितने के जारी कर सकते हैं? हाँ
350, 250। मार्केट में क्या आया है डजेंट मैटर, मार्केट में बहुत कुछ नहीं आता है। 200 के सिक्के गोली पढ़ाइए। अधिकतम संख्या फिजिकल फॉर्म में देखा हो तो 75 का। 300। और जो मैंने हाथ में लिया शायद आप लोगों ने भी लिया होगा 20 का कॉइन, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चलन में आया होगा। ठीक है, बट इतने की गाड़ी कर सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं। 25 पहले और भाई में 1000 तक देखा, 1000 तक देखा है। कौन सा देखा था? लोग चांदी का 1 लाख था पहले थोड़ी और नहीं याद आ रहा, लिख लो 1000। तो 1000 का सिक्का आपने देखा ना फोन में, वही भारत सरकार 1000 सिक्के, देखो 1000 सिक्के का मतलब है प्लान किया गया तो भारत सरकार अधिकतम 1000 के सिक्के को डाल सकती है। तो अभी हमारे पास नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और नोट हम 10,000 तक के बराबर जारी कर सकते हैं। सिक्के जहां तक मुझे पता है कि शायद 75 का या 100 का भी होगा, बट 75 का तो मुझे पता है 75 है क्योंकि आजादी का जो 75वां वर्ष हमने मनाया है तो हमने सिंबॉलिक के रूप में 75 रुपए के सिक्के जारी किए। उसके बाद में मार्केट में 20 रुपए का नोट, 20 रुपए के सिक्के हैं और मैक्सिमम नोट शायद अभी 2000 का मार्केट में हमारे सर्कुलेशन में भी है और 10,000 तक के हम जारी कर सकते हैं। क्लियर? अधिकतम 1000 के सिक्के ढाले जा सकते। क्लियर? तो आरबीआई और आरबीआई के कार्य हम लोगों ने ओवरऑल समझ लिया। अगला हेडिंग डालिएगा भारत में बैंकिंग इतिहास। अब हम लोग किसकी तरफ रुख कर रहे हैं? बैंकों की तरफ। भारत में, अरे ये क्या लिख रहे हो? ये हेडिंग है, ये अलग से टॉपिक है। भारत में बैंकिंग इतिहास का मतलब है अभी तक हम लोग आरबीआई पे थे, अब हम लोग बैंकिंग सिस्टम पे जा रहे हैं। नया टॉपिक, हाँ ये नया टॉपिक बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सो हम लोगों ने इन्फ्लेशन और आरबीआई इन दो टॉपिक्स को पढ़े हैं। अब हम लोग किसकी तरफ कर रहे हैं? बैंकिंग सिस्टम। अब देखो बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी। प्री का और मेंस का जहां से सच एज डायरेक्टली कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा तो वो अप्लाइड होगा। क्लियर? अप्लाइड का मतलब है कि हमारे यहाँ अगर एक बैंकिंग व्यवस्था है तो उसके पीछे की क्या मनोवृत्ति रही होगी बैंक को स्थापित करने के लिए, और अगर उसके पीछे की जो मनोवृत्ति रही है या उसका उद्देश्य रहा है तो क्या बैंक उस उद्देश्य के लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। एक काम ये वाला हम देखेंगे, खासकर हमारे यहाँ समावेशी विकास में बैंकों की क्या भूमिका रही है, वित्तीय समावेशन में बैंकों की क्या भूमिका रही है, सामाजिक आर्थिक विकास में बैंकों की क्या भूमिका रही है, प्रत्येक व्यक्ति को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार से बैंक हमारे यहाँ ओपन हो रहे हैं और किस प्रकार से बैंकों के ओपन करने के लिए कौन से दिशा निर्देश हैं और आरबीआई कैसे उन्हें लाइसेंस प्रदान करती है। हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट बैंक है, जैसे आप लोग कभी सुनते होंगे सर शेड्यूल बैंक है, उसके बाद में नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, सर कॉमर्शियल बैंक है, सर प्राइवेट बैंक है, फिर आपको पता होगा सर डेवलपमेंट बैंक है, फिर आपने सुना होगा सर ये रूरल क्या कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक है। अभी कर हो गया भाई, इन दोनों लाइनों में हो गया है, रूल नंबर सबको पता है। ठीक है, सो बैंकों की क्या क्या भूमिकाएं रही हम वो लोग देख के चलेंगे। बैंकिंग रिफॉर्म में नरसिम्हन कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं वो हम लोग देख लेंगे। बैंक्स आखिर इतने लॉस में जा रहे हैं उनके पीछे के रीजंस क्या है,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां जो आ रही वो क्या है, सरफाइसी एक्ट क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या है, इसके साथ ही साथ में जो अन्य चीजें हैं वो हम लोग अपने पूरे बैंक सिस्टम में पढ़ने का काम करेंगे। नाबार्ड भी हम लोग देख लेंगे, एटीएम है वो एटीएम भी हम लोग देख लेंगे, व्हाइट लेवल एटीएम क्या है, ब्राउन लेवल एटीएम क्या है, पिंक एटीएम क्या है, ये सारे एटीएम को हम लोग देखेंगे। एनपीसीआई क्या है ये हम, अरे भाई मैंने बस दो ही पढ़ा, इसका मतलब पिंकी है नहीं है, पिंकी भी है और भी ठीक है। तो बहुत सारे एटीएम्स हैं, ब्राउन एटीएम है, व्हाइट एटीएम है, इसके बाद में पिंक एटीएम है, ग्रीन एटीएम है, बहुत सारे हैं, पढ़ के लिख लेते हैं। इसी के साथ ही में हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन किस मोड में होते हैं। आपने सुना होगा सर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये तीनों क्या चीजें हैं, बेसिक बिजनेस में क्या है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज हमारी इंडियन इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है, ठीक। तो हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर अगर मूव कर रहे हैं तो एक नया टेक्नोलॉजी अभी क्लास ले रहा है, तो सीबीडीसी, वो क्या है, और यहीं पे हम अपनी इंडियन करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन भी पढ़ लेंगे और डीडॉलराइजेशन भी पढ़ लेंगे। तो मतलब कहने का कि अंतरराष्ट्रीयकरण भारतीय मुद्रा का, देखिए ये सबसे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी में जब हम मेंस पे बात कर रहे हैं। क्लियर, हम लोग प्री का फैक्ट लेंगे और मेंस का अप्रोच लेंगे, दोनों को हम देख करके एक साथ चलेंगे। क्लियर, तो इतने सारे जब हम टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो हमारा बैंकिंग सिस्टम कवर हो जाएगा। देखिए फैक्ट पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, अच्छा सर वाणिज्यिक बैंक कितने हैं, कॉमर्शियल बैंक कितने हैं, प्राइवेट बैंक कितने हैं, कब किसको लाइसेंस दिया गया, कब किसको नहीं दिया गया, कब किसका विलय किया गया, कब किसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट के लिहाज से, आपकी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप इसे डिनाई कर सकते। और सबसे खास बात है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूछ ली जाए या राष्ट्रीयकरण ना पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, आप सबको पता है, आखिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के पीछे की जो मतलब एक तरीके से अंडर प्रोसेस थॉट है वो क्या है, हम आखिर क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, या क्यों बैंकों का एकीकरण कर रहे हैं, या क्यों बैंकों का हम विलय कर रहे हैं, क्या जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम बैंकों का विलय कर रहे हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। एक तो ये लॉजिक। दूसरा कि अगर हम बैंकों का विनिवेश कर रहे हैं या विनिवेश के साथ ही में आप देखेंगे तो बैंकों का निजीकरण कर, तो विनिवेश का और निजीकरण का हमारे उस बैंकिंग सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, ये हम अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम में देखते चलेंगे। इसी के साथ में बैंकिंग बैंक है, एक है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी क्या है वो हम लोग देख लेंगे। इसी के साथ में जो अभी रिसेंटली बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, चाहे वो फोन पे हो वो हम लोग देख लेंगे, भीम पे को देख लेंगे। इसी के साथ में जो अन्य टूल्स हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के वो हम लोग देख के निकले। बैंकों के नए नए मोड्स अब आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा 2013 में भारतीय महिला बैंक आया, वो क्या था। इसी के साथ में अभी रिसेंटली आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक सुना होगा, क्या पेमेंट बैंक सुना होगा। तो पेमेंट बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, एनबीएफसी क्या है, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से ऑपरेट करती है, छोटे छोटे जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहा है ये हमारे इंडियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे या इनका हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर एक गहन चर्चा हम लोग अपने बैंकिंग सिस्टम पे करके निकलेंगे। क्लियर, तो आज का सेशन हम लोग ये करते हैं, कल फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेरी हो तो आपको समझ कुछ पूछना है, कोई समस्या दुविधा तकलीफ नहीं, प्रैक्टिकल वाला ने पूछना हाँ 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 ठीक है ठीक ठीक है, 3 माध्यम से जमा करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, आपने बोला सर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एक फिक्स अकाउंट, एक और है मैं जोड़ दूं, चलो पूरा नाम लिख थे सैलरी अकाउंट और कुछ ठीक है। एक मैं अपनी तरफ से, अच्छा क्या इनके सिवा कुछ और भी है, क्या पैसा इन्हीं 3 के ऊपर लिया जाता है, कुछ और भी है। आरडी का नाम सुना, वो आरडीएक्स नहीं कि बैंक उड़ा दो, आरडी रिकवरिंग डिपॉजिट, मैं लिख दूं
ठीक है, मतलब 3 आपने बताया, 1 मैंने बताया, 1 इन्होंने बताया, तो 5 हो गया। ठीक है, इसे अभी छोड़ के चलना, 4 पे बात करेंगे, 3 आपका 1 अपना। ठीक, तो मैं पहले बता दूं, देखो जो करंट अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट होता है, जैसा सेविंग अकाउंट है वैसे आपका करंट सैलरी अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट करता है, जब आपकी सैलरी 3 महीने तक होल्ड होती है तो वो एज अ सेविंग अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो अलग से अकाउंट नहीं है। अब बताओ इन 4 अकाउंट के बारे में, अब बताओ। तो बैंक में हम जैसे पैसा जमा कर दिए, बैंक के पास कोई पैसा नहीं होता है, बैंक के पास कोई पैसा नहीं होता, हम जमा करते हैं, दे देती है, उससे ब्याज देती है, उसके बाद वापस कर देती है। जैसे मान लीजिए तब आप 1 लाख रुपया दे दोगे, कितना? 1 लाख, यहाँ आपने 1 लाख जमा कर दिया, किसी को 1 लाख पे आज लोन ले लिया। अब आप जाओगे मांगने, मेरा 1 लाख हमें तो कहाँ से देगी? वेरी गुड, वो कैसे मैनेज होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? समझना भी होगा। और कोई प्रश्न किसी का? जी, एक क्वेश्चन का आंसर क्या ये हो सकता है कि आ जाए तो हम जो बैंक दे देता, हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने दोस्त से उधार मांगा था, मेरे दोस्त ने दिया था, अब मेरा दोस्त मेरे से मांग रहा है, मैंने अपने दूसरे दोस्त को दे दिया। अब मेरा दोस्त मांगता, मैं दोस्त को मैं दूं कैसे? याद आया अब तो मेरा पापा ही काम आएगा, हो सकता है पापा से मांग लें, एक ऑप्शन है, बाकी और भी ऑप्शन है। देखो, आप अगर सोचो कि किसी बैंक का नेटवर्क 1 लाख रुपए होगा तो ऐसा नहीं है। बैंक को लाइसेंस प्रदान करने के लिए 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, अब ये अमाउंट बढ़ा है। ठीक, अगर हम किसी बैंक के पास 100 करोड़ जमा करेंगे तो अपना खुद का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हम खोल सकते हैं। क्लियर? जब भी आप किसी बैंक को ओपन करते हैं तो आपके एक मिनिमम अमाउंट होता है, और वो मिनिमम अमाउंट वहां के प्रमोटर्स के शेयर होल्डर के हो, जो उस बैंक को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। जब भी हम बैंक को क्रिएट करते हैं तो मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट हम आरबीआई को देते हैं, या हम अपने पास भी रखते हैं जो हमारा खुद का पैसा हो। जैसे हमने दुकान खोली तो दुकान में पहले भर्ती भी तो लगानी पड़ेगी ना, तो उस बैंक को खोलने में तुमने कितना भर्ती लगाया, मैटर ये करता है। उसी भर्ती को इकोनॉमी के टर्म में बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए एक बैंक को लाइसेंस प्रदान करने के लिए। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आरबीआई कहेगी अच्छा 100 करोड़ है, तो सारे शर्तों में एक शर्त आपने फुलफिल कर ली। अब आपको मान लीजिए कि सारे शर्तों के बजाय एक ही शर्त के आधार पर बैंक लाइसेंस मिल गया। अब आपके पास 100 करोड़ थे, बैंक एक ही काम करती है, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जिसके पास पैसा सरप्लस में, एक दूसरे ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जिसके पास पैसा नहीं, सरप्लस वाले से पैसा लेके आओ और उसको देने का काम करो जिसके पास पैसा नहीं हो। बस यही एक काम बैंक करती है, और इन्हीं काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करती है। मतलब पैसा लेकर आओ और पैसा दो, जो आपने कहा कि सर सस्ते ब्याज दर पे लाती है, महंगे ब्याज दर पर देती है, बीच का जो उसका डिफरेंस होता है वो उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर? अब मान लीजिए आपने कहा कि सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आरबीआई के पास या बैंक के पास उतना पैसा है ही नहीं, तो ज्यादा उसको देना पड़ता है ना, यही क्वेश्चन था। इसके लिए 2 शब्द आता है, एक आता है आपकी लाइबिलिटी और एक आता है आपका एसेट। इकोनॉमी के टर्म में बैंक की लाइबिलिटी, एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझना, सपोज हम ही 3 है, हम थे, आप थे और ये 3 लोग थे, मैं एज अ बैंक था, इन्होंने अपना पैसा मेरे पास जमा किया, तो इनके लिए मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, है ना, वो एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका पैसा वापस करना है, वो भी ब्याज सहित वापस करना है। तो ये तो इनके लिए सेम सिनेरियो में मेरी वो क्या है, लाइबिलिटी है। बट अब जब वो पैसा मैं किसी को दूंगा तो वो मेरे लिए एसेट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को दिया है, इससे वो पैसा मिलेगा प्लस ब्याज मिलेगा। और एसेट और लाइबिलिटी में फर्क पता है? जब तक हम बेरोजगार हैं हम अपने पिता के लिए लाइबिलिटी, और जब हम अर्निंग में आते तो हम अपने पिता के लिए एसेट बनते, मतलब हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। सेम एज अगर बैंक उस पैसे को अपने पास रख ले तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में पूरा पैसा वापस करना है प्लस ब्याज भी वापस करना है। बट वही पैसा वो अन्य किसी को देता है जिससे कि उसे लाभ की प्राप्ति होती, वो अपने लाइबिलिटीज को अपने एसेट में कन्वर्ट करता है। अब आपका क्वेश्चन था ऑन द स्पॉट 1 लाख दिया, बैंक ने किसी और को दे दिया,
अब मैं मांगने गया तो बैंक हमें क्या करेगी? आपका पैसा बैंक आपको वापस करेगी, क्योंकि बैंक अपने पास दो तीन चीज रखती है। एक तो वो अपना SLR भी रख लेगी, अपना CAR भी रखेगी, कुछ भी नहीं मिला तो, और नहीं भी मिला तो आपके पास RBI है, उससे वो वन नाइट सिंगल टाइम बॉरोइंग कर लेगी, जिसे कॉल मनी बोलते हैं। एक रात के लिए आपसे बॉरोइंग करेगी और एक रात के बाद फिर कहीं ना कहीं से वो मैनेज करके देने का काम करेंगे। तो RBI के पास या बैंक के पास उतने मैकेनिज्म है कि आपका एक नहीं, 1 लाख नहीं, जितना भी आप डिमांड करोगे उतना वो देने में सक्षम है। आपको पता होगा कि बैंकों का भी इंश्योरेंस होता है। मतलब अगर ICICI बैंक है, कल को कोई उसके साथ कैजुअलिटी हो जाए तो उसके लिए भी बैकअप प्लान है, उसको भी इंश्योर्ड हो, उसको भी पता चलता है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि इंश्योरेंस कंपनियों का भी इंश्योरेंस होता है, पता नहीं पता? कभी कभी भाई सपोज दैट मान लीजिए कि मैं हूँ कंपनी, HDFC हो गया, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है HDFC। कल को अगर मेरे साथ ही कैजुअलिटी हो जाए तो मुझे कौन बैकअप दे जाऊं, है ना? तो मेरे बैकअप के लिए भी मैं अपना भी इंश्योरेंस करवाता हूँ कि अगर कल को मैं फॉल्ट हुआ तो मुझे भी बैकअप देने का काम कौन करेगा? सो जिससे एश्योर्ड होगा वो देने का काम करेगा। तो हर इंसान, हर संस्था अपना बैकअप लेकर के चलती है। तो ये मत सोचो कि अगर सर उसके पास है नहीं तो क्या करेगा, मैकेनिज्म बहुत उसके पास। और कुछ